हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम लोग डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा लक्ष्मीकांत का। सो लेट्स स्टार्टिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये हमारे पार्ट 4 में है जो कि आर्टिकल 36 to 51 है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स enumerated in part 4 of the constitution from article 36 to 51. The idea is borrowed from the Irish constitution of 1937 which was been copied from the French constitution. So DPSP जो आइडिया था वो हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया था? एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसने उसको पहले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। सो हमने देखा है कि यूपीपीसीएस में बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया है, तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डीपीएसपी वाला आइडिया हमें कहाँ से मिला था? एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर नेक्स्ट ये आर्टिकल 36 to 51 टॉक करता है और प्लस ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी डील करता है। Next is the fifth directive principle of the state policy denotes the idea that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. So directive principles of state policy क्या हमें डिनोट करता है कि हमारे स्टेट का कुछ पॉलिसीज़, कुछ आइडियाज़ हैं जिनको इसको फॉलो करना चाहिए। ओके तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब उन्होंने डीपीएसपी ऐड किया। एट दैट टाइम उनको ऐसा लगा कि अभी हमारे इंडिया की वो स्टेट नहीं है कि ये राइट्स भी हम पीपल को दे सकें जैसे कि बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड कर दी, जिसका ये था कि आगे फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो उसको इनॉग्रेट करते जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हमने देखा एक एग्जाम्पल था 86 अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू एजुकेशन था हमारा, जो राइट टू एजुकेशन था वो पहले एक डीपीएसपी था, बट विद द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A में ऐड कर लिया, तो वो अब यूनिवर्सल राइट हो चुका है हमारे इंडिया में और वो फ्री एजुकेशन टू ऑल का को प्रमोट करता है। ओके Fundamental for the governance. DPSP is not influence making of law. DPSP is to influence the making of law. So जो भी laws बन रहे हैं वो DPSP को consider करते हुए बनने चाहिए। The directive principle resembles the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act 1935. ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारा जो DPSP है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। फिर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रियम्बल की, जिसको हमने क्या बोला था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके और ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। द एम्बॉडीड द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड नॉट दैट ऑफ अ पुलिस स्टेट। सो हमारा जो डीपीएसपी है वो वेलफेयर स्टेट के बारे में हमें बताता है कि हमें इंडिया किसको फॉलो करना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट को, ना कि पुलिस स्टेट को। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर मतलब क्या होता है कि ये इस पे अभी ऐसा है कि अगर आप ये फॉलो नहीं हो रहा तो आप कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते। वेदर इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर वो फॉलो नहीं होते तो आपके पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसको उस राइट को फॉलो कराने। ओके The directive principle, though non-justiciable in nature, helps the court in examining and determining the constitutional validity of a law. DPSP does not constitute limitation upon the legislative or executive function. However, it is a guideline state. So हमारा जो DPSP है वो हमारे जो स्टेट है उसको उस पर लिमिटेशन नहीं होल्ड करता। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 36 to 51 हम लोग डीपीएसपी में बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 36 जो कि डिफाइन करता है टर्म स्टेट को। देन आर्टिकल 37 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंक्लूड डीपीएसपी इन देयर पॉलिसी। और आर्टिकल 37 बात करता है कि इंडिया स्टेट की ड्यूटी है कि वो सारे आर्टिकल जो डीपीएसपी हैं उनको अपने
लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करें। फिर हमने डीपीएसपी को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे कि सोशलिस्ट डीपीएसपी, गांधीयन डीपीएसपी एंड लिबरल डीपीएसपी। पर अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें आप नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिवाइड किया, ये हम लोग ने किया हुआ है। ओके, स्टार्टिंग विद सोशलिस्ट डीपीएसपी। तो जब भी आपको बताया कि सोशलिस्ट डीपीएसपी, सोशलिस्ट वाले वो उसको आप जानने के लिए ये ध्यान दीजिए कि जो भी सोशलिस्ट वाले डीपीएसपी होते हैं वो इंक्लूसिव नेचर के होते हैं, वो सबका साथ सबके विकास में को फॉलो करते हैं। वो उसमें वो ध्यान देते हैं कि जो भी हैं, जो भी राइट्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर सबको इक्वली ट्रीटमेंट हो। ओके, और जो गांधीयन डीपीएसपीज हैं वो आपको गांधी के प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलेंगे। अगर आपने गांधी के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको गांधीयन प्रिंसिपल्स पता होंगे, उन्हीं के रिलेटेड है। एक बार हम लोग जब रीड करेंगे तो मैं आपको वो सभी रिकॉल कराने की कोशिश करूँगी। और जो लिबरल डीपीएसपीज हैं वो आपको थोड़ा मॉडर्न नेचर के लगेंगे, राइट। ऐसा लगेगा कि इनका है इंक्लूसिव, ये भी चाहते हैं, बट ये थोड़े से मॉडर्न आपको पता चल जाएंगे। ओके, सो अगर आप 2-3 बार इसको एक बार ये चीज़ अपने दिमाग पे बैठा लें कि क्या कौन से डिनोट करना चाहते हैं, प्लस अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लें तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कन्फ्यूजन होगी। और ये डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब तो आपको याद ही होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 38 creates a social order for the promotion of welfare of the people, state to minimize inequalities to income, to eliminate inequalities in status, facilities and opportunity. Okay, so जो हमारा आर्टिकल 38 है वो क्या बात करता है कि सोशल ऑर्डर प्रमोट होना चाहिए, और उसमें वेलफेयर ऑफ पीपल का ध्यान दीजिए, प्लस वो इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ है वो भी एलिमिनेट करने की बात करता है। और ये जो पॉइंट है हमारा कि मिनिमाइज़ करें इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, वो 44th अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 39A, लाइवलीहुड फॉर ऑल, सबके पास जीने का अधिकार होना चाहिए। प्लस ये ही नहीं बोला गया, हमारा लिव विद डिग्निटी का भी बात करते हैं हम आर्टिकल 21 में। तो आपके पास, अगर आप जस्ट मियर सर्वाइवल की बात नहीं है इंडिया में, अगर आपको एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिल रही है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका फंडामेंटल राइट है, तो उसको आप लिए। ओके, second is equitable distribution of resource for common good and prevent concentration of wealth, equal pay to men and women, plus health of workers and children not abuse, and healthy development of children। ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया। सो आर्टिकल 39 जो है वो मेजरली बात करता है कि कैसे सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, जैसे कि लाइवलीहुड फॉर ऑल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्स का, मेन और वुमेन्स को इक्वल पे मिले, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, हेल्दी वर्कर्स और चिल्ड्रन को अब्यूज़ ना किया जाए, फिर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये भी हमने 44th अमेंडमेंट में ऐड किया था, ये भी पॉइंट ध्यान रखते हैं। तो आप देख रहे होगा कि जो हमारे सोशलिस्ट वाले हैं वो वेलफेयर फॉर ऑल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अभी अभी बाकी पढ़ेंगे तो भी आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। फिर आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, जो कि हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था। देन आर्टिकल 41 प्रोवाइड्स राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। ये हमें राइट देता है वर्क करने का, पब्लिक असिस्टेंस के लिए और एजुकेशन के लिए। फिर आर्टिकल 42 डील्स विद ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव के बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्कर्स, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जो हमारा आर्टिकल 43 है वो बात करता है सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी की, प्लस डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आर्टिकल 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट, इसको भी हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था। और आर्टिकल 47 बात करता है न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में। ओके, सो एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करा देती हूँ। सोशलिस्ट, आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है वो मेजरली ये फोकस कर रहे हैं कि ग्रोथ फॉर ऑल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्लस सबको इक्वल राइट्स मिले, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इक्वल राइट्स हो, सोशलिस्ट हो, मतलब वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो, ना कि इंडिविजुअल का हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, सबके पास अपॉर्चुनिटी हो इक्वल। ओके, ये सब हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल बात करते हैं।
नेक्स्ट इज द गांधीयन प्रिंसिपल। द गांधीयन प्रिंसिपल गांधी जी के आइडियोलॉजी पे के बेसिस पे है। जैसे कि विलेज पंचायत का फॉर्मेशन होना, गांधी जी का कहना था कि गांधी जी मानते थे कि ऐसे सब पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ये सब फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राम राज ही होना चाहिए। उनका कहना था कि ग्राम राज ही राम राज है। उनका मतलब था कि लोकल गवर्नमेंट को ही प्रमोट करना चाहिए, और पीपल जब अपने आप ही अपने एक सोसाइटी एक विलेज को गवर्न करेंगे, प्रॉपर वर्किंग होगा, तो ऐसे पूरी कंट्री में भी हमारे प्रॉपर वर्किंग हो जाएगा। ओके, देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रमोट करनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करनी चाहिए, ST एंड SC का प्रमोशन होना चाहिए, प्लस प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। देन स्लॉटर ऑफ काउज एंड स्लॉट कैटल्स नहीं होना चाहिए। सो कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन कैन बी रिफॉर्म फ्रॉम गांधीयन DPSP। DPSP स्पेल आउट सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। सो ये सारे गांधीयन प्रिंसिपल में आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द लिबरल DPSP। लिबरल DPSP किसके बारे में बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, जिसको हमने 86 अमेंडमेंट से किस में ऐड कर लिया था? आर्टिकल 21A में, जो कि हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है। ओके, ये आप देख रहे होगे जैसे कि मॉडर्न आइडियोलॉजी के बेसिस पे हमें दिख रहा है। ओके, ये प्रमोशन क्या चाहता है, लोगों का वेलफेयर चाहता है, बट ये चाहता है कि हमारी सोसाइटी ग्रो करे, आगे बढ़े, मॉडर्नाइज हो। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हो, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, preserve monuments and historical interests, separate judiciary and executive, promote international peace and security, and economic justice also enrich in DPSP. आउटसाइड DPSP हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि SC/ST सर्विस आर्टिकल 335 है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग आर्टिकल 350A है, एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, ये भी आउटसाइड DPSP है, बट हम इसको भी अपनी कंट्री में प्रमोट करने की पूरी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये सब भी हमारे एक तरह से DPSP ही कंसिडर किया जाता है, पर आउटसाइड पार्ट 4 है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए रिगार्डिंग व्हाट इज कि हमें फंडामेंटल राइट को ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए या फिर DPSP को। सो उसके लिए कुछ केसेस हैं, जैसे कि चंपाकम केस 1951 हुआ, जिसने बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर सुपीरियर कंपेयर टू द DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ओके, देन द गोलकनाथ केस इन 1967 विच सेज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर DPSP। सो DPSP को प्रमोट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। देन द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड पार्ट 31C for the implementation of the DPSP 39A, B and C. Let's see 39B and C कौन से हैं? So just okay, वो हटा दिया यहाँ पे। And fundamental rights can be amended and cannot be challenged in court. So हमारा जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो पार्लियामेंट लाई थी, उसने क्या क्या ऐड किया? उससे सबसे पहले बोला कि आर्टिकल 31C ऐड किया, जो कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP होना चाहिए। आर्टिकल जो 39B एंड C है, फिर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, प्लस इन्होंने बोला कि जो भी अमेंड कर रहे हैं उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। देन द केशव नंदा भारती केस, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायनियर केस हमारा हिस्ट्री रहा है, जो हमारे पूरी पॉलिटी जिसके बेसिस पे है, उसने बात की कि कैंसिल द सेकेंड प्रोविजन एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को उन्होंने कैंसिल किया और DPSP को ज़्यादा वैल्यू दिया। सॉरी उन्होंने कैंसिल कर दिया जो सेकेंड प्रोविजन था आर्टिकल 31C का। प्लस नेक्स्ट हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने DPSP को मोर वैल्यू किया देन दी फंडामेंटल राइट्स। देन दी मिनर्वा मिल केस, फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर टू DPSP, हाउएवर DPSP आर्टिकल 39B एंड 9C आर मोर सुपीरियर देन फंडामेंटल राइट 14 एंड 19। तो ये आप ध्यान रखें एक बार को, कि ये भी बोला गया कि इवन दो फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू DPSP, हाउएवर बट कुछ DPSP हैं जैसे कि आर्टिकल 39B हो गया एंड C हो गया, ये सुपीरियर है कंपेयर टू आर्टिकल 14 जो कि है राइट टू इक्वालिटी वाला, एंड आर्टिकल 19 जो कि है राइट टू फ्रीडम। ओके,
फंडामेंटल राइट आर सुप्रीम ओवर DPSP. पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट फॉर DPSP. और ये मिनर्वा बिल केस में हुआ. ओके, सो होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा. इस चैप्टर में मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किस में आता है, और या फिर ये ज़्यादातर लोग मीन्स में अगर बात करें तो इसको एज अ स्टार्टिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं मेन पॉइंट्स के लिए, कि हमारा DPSP ये भी प्रमोट करता है, या फिर हमारा आइडियोलॉजी ये है, या हमें ये प्रमोट करना चाहिए, या फिर हमारे फ्यूचर गोल्स हैं उसके बेसिस पे. और जो अगर बात करी जाए प्रीलिम्स में, UPPCS हो गया या UPSC हो गया, उन सब में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये जस्टिसेबल है या नहीं है, या फिर इनके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से आर्टिकल से हैं, या फिर कौन से हैं लिबरल है कि कहाँ दे रहे कि सोशलिस्ट है. ओके, नेक्स्ट नाउ वी आर मूविंग विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो पार्ट 4A वो आर्टिकल 41A में ही है, एक ही आर्टिकल में है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था. ओके, द फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड बाय USSR कॉन्स्टिट्यूशन. जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल राइट्स. तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से इंस्पायर किया गया है? USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से. अभी हमने देखा था कि जो हमारा DPSP है वो कहाँ से इंस्पायर था. हमारा जो DPSP है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर था. ठीक है. फिर 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड इन 1999 वर्मा कमेटी आइडेंटिफाई लीगल प्रोविजन टू द फंडामेंटल राइट्स. सो अगर आपको बात की जाए कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग दो कमेटी का नाम, तो सबसे पहले आएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, एंड देन दी वर्मा कमेटी, जिन्होंने इसको लीगल प्रोविजन प्रोवाइड किया. द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज एडेड बाई 86th अमेंडमेंट. ओके, सो हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया. द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली. दे आर नॉन जस्टिसेबल विदाउट लीगल सैक्शन. नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये सिटीज़न के लिए है. अभी तक हमने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में ये बात हो रही थी कि हमने तो सिटीज़न को उनके राइट्स दे दिए, फिर उनके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है हमारे वो भी बता दिया DPSP के थ्रू. बट सिटीजन्स हमारे इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं, उनका क्या ड्यूटी है, तो इसलिए उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अमेंड करके ऐड की, और जिसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने 42nd अमेंडमेंट में ही ऐड कर दी थी, प्लस 1 एक हमने जो ऐड की थी वो की थी 86th अमेंडमेंट के साथ. ओके, सो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम, follow noble ideas, protect unity and integrity of the nation, defend country, promote brotherhood, preserve rich heritage, improve, protect environment, develop scientific temper and humanism, safeguard public property and strive excellence in all sphere, एंड चाइल्ड एजुकेशन, जो कि 86 अमेंडमेंट से ऐड की थी. 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा. मैं एक और बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि सबसे पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हम अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें. ये तो मेजर है, ये तो बहुत सिंपल है, ये हम सबको करना ही चाहिए, ये कोई कहने वाली बात नहीं है. ओके, तो सबसे पहली ड्यूटी तो हमारी यही हो गई. नेक्स्ट है जो भी हमारे नोबल आइडियाज़ थे, चाहे फ्रीडम फाइटर्स के हो गए या फिर उन सबको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ओके, उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए. जो भी नोबल आइडियाज़ है, कैसे कैसे नोबल आइडियाज़ है हमारे, इक्वालिटी हम लोग बिलीव करते हैं, सोशलिस्ट हम हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, फ्रेटर्निटी में बिलीव करते हैं, लिबर्टी में बिलीव करते हैं. सो ये सब नोबल आइडियाज़ में हमें फॉलो करना चाहिए. फिर हमारी जो कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है वो भी प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए. जब भी ज़रूरत पड़े हम हमारी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए. ब्रदरहुड प्रमोट करना चाहिए, उसका हेरिटेज प्रिजर्व करना चाहिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ह्यूमनिज्म हमें प्रमोट करना चाहिए, सेफगार्ड हमें जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो करनी चाहिए, स्ट्राइव एक्सीलेंस टूवर्ड्स इन ऑल स्फीयर, हमें एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए चाहे वो कोई भी स्फीयर हो अपनी लाइफ का. ओके, फिर चाइल्ड एजुकेशन जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, और इसी साथ हमने वो आर्टिकल 21A भी ऐड किया था. ये मैं बार बार याद दिला रही हूँ ताकि आपको एकदम बैठ जाए. मैं नहीं चाहती कि किसको कोई आपसे पूछे और आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन सा अमेंडमेंट था या फिर कौन सा आर्टिकल था, ये कैसे ऐड हुआ था. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द
Article 368 in Part 20 of the Constitution deals with the power of Parliament to amend the Constitution and its procedure. Indian Constitution is neither flexible nor rigid but a synthesis of both. Parliament cannot amend those provisions which forms the basic structure of the Constitution. This was ruled by Supreme Court in the Keshav Nanda Bharati case. So जो हमारा अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में अगर बात करें जाए तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो आर्टिकल 368 में दी गई है, जो कि पार्ट 20 में आता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको ऐसे लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है? बिकॉज इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल प्लस बीइंग रिजिड। तो इसमें कितनी सारी प्रोविजंस है जो बहुत ईजिली हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सीट्स की एडिशन हो गई, या फिर हो गई बात कोई टेरिटरी की एडिशन हो गई, या फिर सिंपल मेजॉरिटी से हम लोग कोई स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं 2 अलग स्टेट्स में, या फिर उसका नेम चेंज कर सकते हैं। और कुछ प्रोविज़न बहुत ही रिजिड है जिसके लिए हमें मेजॉरिटी की ज़रूरत है, जैसे कि बात हो गई रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट हो गई, या फिर रिमूवल ऑफ द एनी सच मेंबर सच एस PM, और ये सब के में हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ओके, दिस प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट। और ये जो हमने केशवानंद भारती केस लिया था, उन्होंने बोला था कि हम लोग जो भी फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब क्या कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनके अंदर एक फ्रेमवर्क था जिसके बेसिस पे पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। सो हम लोग उसको नहीं अमेंड कर सकते, बाकी चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं। और ये कौन से केस में हुआ था? केशवानंदा, द मोस्ट आयरनिक और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस फॉर आवर पॉलिटी। ओके, the procedure for the amendment of the Constitution as laid in Article 368 is as follow. The bill can be initiated in either house of the Parliament. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल है वो किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। द बिल कैन बी इनिशिएटेड आइदर मेंबर और प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर। तो हमारा जो अमेंडमेंट के लिए बिल है वो कोई भी इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखें क्योंकि ये सब पॉइंट्स प्रीलिम्स में आते हैं कि द बिल फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द बाय द मिनिस्टर। तो आप लोग मोस्टली सही समझोगे कि हाँ इसको अमेंड करने की पावर सिर्फ मिनिस्टर के पास होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मिनिस्टर प्लस प्राइवेट मेंबर दोनों अमेंड कर सकते हैं। एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। Passed by a special majority, that is more than 50% of the total membership plus 2/3 present and voting। और हमारे कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा, जो कि है मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो। फेडरल प्रोविजन ऑफ द बिल रेक्टिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी। और जो भी हम लोग अगर स्टेट का, हमारी जो कंट्री है उसको फेडरल नेचर के साथ चेंजेस लाना चाहते हैं, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग को हाफ ऑफ द स्टेट से बाय सिंपल मेजॉरिटी भी पास कराना पड़ता है। द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव एन एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो हमारे जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या किया कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोगों को लगता है कि मे बी ऐसा तो नहीं हो सकता, बट हमारे प्रेसिडेंट को भी एसेंट देना ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 ways। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका है वो 3 ways में है। पहला आगे सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी एंड द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो जो सिंपल मेजॉरिटी से जो चीज़ें हम लोग अमेंड कर सकते हैं वो है, दिस इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 368 में नहीं आती क्योंकि हमने अभी देखा कि जो आर्टिकल 360 में आती है वो स्पेशल मेजॉरिटी है। ओके, सो क्या क्या है? एड न्यू स्टेट, अल्टर द नेम, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकेंड शेड्यूल, सिटीजनशिप, 5th and 6th शेड्यूल, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस सब के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के लिए हमें चाहिए, दिस प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय द वे इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स। तो हमारी जो स्पेशल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब क्या बात की थी अभी हमने कि द स्पेशल मेजॉरिटी इंक्लूड्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप मतलब क्या हुआ? लोकसभा में कितने मेंबर्स है प्लस राज्यसभा में कितने मेंबर्स है,
उनका टोटल 50% उसका होना चाहिए, प्लस 2/3 उसके प्रेजेंट एंड वोटिंग अभी होनी चाहिए. ओके, तो इससे स्पेशल मेजोरिटी से क्या क्या हम लोग अमेंड कर सकते हैं. वी कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, द DPSP एंड ऑल द अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड द थर्ड कैटेगरी. वो सब हम लोग किससे अमेंड करेंगे, हमारे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से करेंगे. Then talking about the special majority of the parliament and the rectification of the state, half of the state legislature related to the federal nature structure of the constitution, of the polity. स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट में क्या है कि हमें पहले स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती पार्लियामेंट की, प्लस जो भी फेडरल नेचर के प्रोविजंस होंगे उनके लिए हमें हाफ ऑफ द स्टेट का सिंपल मेजोरिटी से रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है. फिर ये किसके रिलेटेड है, राइट, द फेडरल नेचर ऑफ द पॉलिटी. देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव द कंसेंट टू द बिल. सो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि किस उतने के बीच में हमारे स्टेट को उनका जो भी कंसेंट है वो देना चाहिए. द प्रोविजंस जिसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स चाहिए वो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, GST, any of the list in the 7th schedule, representation of the states in the parliament and the power of the parliament to amend the constitution and its provision. ये सब के लिए हमें rectification of the state भी चाहिए. ओके, सो विद दिस हमने हमारा पूरा चैप्टर अमेंडमेंट वाला कवर कर लिया है. नाउ मूविंग ऑन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की. तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशव नंदा भारती केस से आया था, और यही वो लैंडमार्क केस था जिसने हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के आइडिया दिया. ओके, starting with the Shankari Prasad case in 1951, the constitutional validity of the First Amendment Act 1951, which curtailed the right to property, was challenged, and the Supreme Court power to amend the constitution also means amendment to the fundamental rights. The word law in Article 30 includes only ordinary law and not the constitutional amendment acts. ओके, तो सबसे पहले जो शंकरी प्रसाद केस हुआ था 1951 में, उन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी, जो भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ विच कर्टेल. सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक बैक स्टोरी है कि 1951 में लैंड रिफॉर्म्स करना था हमारे गवर्नमेंट को, इसलिए वो लोगों के लैंड्स ले रहे थे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अमॉन्ग द पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल. ओके, सो हम जैसे कि तब उस टाइम पे तो हमारे पास आर्टिकल 31 था प्लस आर्टिकल 19F था, जो हमें क्या बात करता था कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में. सो राइट टू प्रॉपर्टी अगर है हमारे पास, तो फिर कैसे कोई गवर्नमेंट हमारा लैंड ले सकती है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अमॉन्ग द अदर पीपल. तो इसके लिए कुछ लोग केस कोर्ट गए और उसी केस को बोला गया शंकरी प्रसाद केस, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि जो भी फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है मतलब लैंड रिफॉर्म के लिए वो वैलिड है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के पावर जो अमेंड करने की पावर है. ऐसा था ना आर्टिकल 13 में जो भी है उसमें क्या लिखा था कि कोई भी लॉ इसके ऊपर नहीं होगा या फिर कोई भी लॉ इसको चेंज नहीं कर सकते, बट उसमें उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोई लॉ नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है और इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं. फिर गोलकनाथ केस हुआ 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल आउट द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ transcendental and immutable position and hence the parliament cannot abridge or take away any of this right. फिर जब 1967 में गोलकनाथ केस हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत सुप्रीम होते हैं और ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल हैं. ओके, यूज़ दिस वर्ड प्लीज इन मीन्स, ये बहुत अच्छी इंप्रेशन प्रमोट करता है. ओके, तो ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजिशन है और ये हमारे जो पार्लियामेंट है उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं अमेंड कर सकें. फिर 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने कर दिया, ताकि क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब तो ये अगर ऐसा हो गया तब तो ये राइट टू प्रॉपर्टी हटेगा ही नहीं, और राइट टू प्रॉपर्टी नहीं हटेगा तो वो लोग लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट किया 1971 में, जिसमें पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368.
तो उन्होंने क्या एक अमेंडमेंट से ऐड कर दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकता है विद यूजिंग ऑफ आर्टिकल 368। फिर आया हमारा जो केशव नंद भारती केस, जो कि आया ईयर 1971 में, जिसमें गोलकनाथ जजमेंट को ओवररूल किया है एंड हेल्ड कर दी वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एंड ऑल्सो लेड डाउन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो 44th अमेंडमेंट आया उसके बाद, जिसने कहा कि आर्टिकल 368 नो लिमिटेशन टू द पार्लियामेंट एंड नो क्वेश्चन शैल बी रेज्ड इन द कोर्ट। तो केशवानंद भारती केस में ऐसा बोलोगे कि पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, पार्लियामेंट के पास, कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, बट ये ऐसा नहीं है कि सबको कर सकते हैं। एक डॉक्ट्राइन और बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं चेंज कर सकती, बाकी चीज़ों को चेंज कर सकती है। पर फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट ऐड किया, जिससे उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 36 है उसके 368 है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है अमेंड करने की। और ये चीज़ अनलिमिटेड पावर के साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ ऐड करी कि और ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा किसी भी कोर्ट में। फिर मिनर्वा मिल केस पर 1930 में, जिसमें जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। ओके, सो विद दिस वी गॉट अवर बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन इन नेचर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलर कैरेक्टर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, यूनिटी इंटीग्रिटी बेसिक स्ट्रक्चर है। वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर और इसको पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती विद एनी अमेंडमेंट। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लक्ष्मीकांत। तो उसके साथ साथ होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पूरा कवर कराऊंगी। और उसके साथ साथ हम लोग फिर ऐसे करते करते विद इन 1 वीक हम लोग पूरी लक्ष्मीकांत कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू।